नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे कि बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा है वो किसके लिए सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही है और जिस तरह की बातें, जिस तरह की गतिविधियां बिहार में चल रही हैं और खास तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जिस तरह के मुद्दे उठा रही हैं, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है और एसआईआर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का मुद्दा क्या उनके लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि अपने बयानों की वजह से भी ये नेता, ये पार्टियां लगातार सवालों के घेरे में आ रही हैं। इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि घुसपैठियों, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि घुसपैठियों के समर्थन में खोलकर उतर आए हैं कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, क्योंकि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर ये रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं और घुसपैठियों के पक्ष में खोलकर बयान दे रहे हैं। साहिदा हमीद, हर्ष बंदर, इस टाइप के लोग। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में बुद्धिजीवी हैं, भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं? ये खोलकर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इस पर भी सवाल खड़े करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे भ्रष्टाचार की लीला, जो कल एक अजब गजब नजारा देखने को मिला। टीएमसी का एक विधायक दूसरी मंजिल से कूद गया और उसके बाद भागने लगा बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, और फिर जहां तालाब दिखा वहां दोनों मोबाइल फोन फेंक दिए। लेकिन ईडी भी उतनी ही फिल्म के हीरो की तरह पकड़ लाई जाकर। इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हरित ऊर्जा के साथ मोबिलिटी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में दिखाई सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी। टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा क्लीन मोबिलिटी का सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है भारत। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ भारत की बड़ी छलांग। 28 अगस्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय जापान यात्रा। प्रधानमंत्री 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने में जुटा चुनाव आयोग। एसआईआर पर देश भर की जनता से पूछे 5 सवाल। मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के कार्य में नागरिकों के सहयोग का आह्वान। अस्पताल निर्माण घोटाले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी के छापे। घर के अलावा 13 जगहों पर भी छापेमारी जारी। माननीय रक्षा मंत्री जी को अब उदयगिरी और हिमगिरी के कमान अधिकारियों एवं विभाग अध्यक्षों से परिचय कराया जाएगा।
जल थल एवं वायु हर ओर देश को निखार लिया। छूकर आसमान को हमने स्वदेशी तकनीक का विकास किया। शब्द किया विकसित को दृढ़ संकल्प लेकर सफल प्रयास किया। न रुके न रोक पाया कोई, न रुके न रोक पाया कोई, जब जब हमने हृदय से प्रयास किया। नौसेना प्रमुख की ओर से हम माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का इस भव्य प्रवृत्तिकरण समारोह में स्वागत करते हैं। अब मैं आप सभी माननीय अतिथियों का ध्यान एलईडी स्क्रीन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां भारतीय नौसेना युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी का सफर प्रस्तुत किया गया है। Modern warships are engineered with distinction for over 3 decades. The new F-34 and F-35 are future-ready multi-mission stealth platforms designed to deal with both conventional and unconventional threats across our vast areas of interest. Integrated construction with extensive pre-outfitting has enhanced efficiency and enabled a shorter build period for both ships. Each also carries a unique distinction. Udaygiri, crafted at Mazagon Dock Shipbuilders Limited, is the 100th warship designed by the Navy's Warship Design Bureau. Himgiri, built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, is the first stealth frigate constructed on the East Coast. Together, they will not only add firepower to the fleet, but also ignite the economy, with a significant plowback driving equitable growth and reinforcing self-reliance. Equipped with next-generation technologies, these platforms symbolize a strong and secure nation and mark another stride towards Viksit Bharat. Committed to the Navy's core values of duty, honor, and courage, Udaygiri and Himgiri will soon hoist the ensign and stand combat-ready to undertake any task, anytime, anywhere, anyhow. अब मैं कैप्टन जगमोहन सेवानिवृत्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji, Admiral Dinesh Kumar Tripathi, Chief of the Naval Staff, Vice Admiral Rajesh Pendarkar, Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, Vice Admiral Rajaram Swaminathan, Controller of Warship Production and Acquisition, Flag Officers, Commodore P.R. Hari, Chairman Managing Director GRSE, distinguished guests, Commanding Officer DESIC and Ships Company of Udaygiri and Himgiri, officials from shipyards, industry and press, ladies and gentlemen.
For every shipbuilder, the commissioning of a warship is a source of immense pride. Today, Udayagiri joins the Indian Navy, embarking on a mission to defend our seas and uphold the honor of our nation. For MDL, this marks the end of years of design and workmanship and a moment of deep pride as our creation begins her service to the nation. Today's event is especially significant as we commission not only Udayagiri but also the GRSE-built Himgiri. The simultaneous commissioning demonstrates the strength, synergy, and capacity of two public sector shipyards working in tandem to deliver frontline warships for the Indian Navy. I congratulate GRSE on this achievement. From a shipbuilder's standpoint, Udayagiri is a landmark. She combines stealth features, integrated weapons and sensors, and is built to the highest quality and safety standards. These attributes make her one of the world's most powerful frigates and a testament for India's warship building prowess. सीधा प्रसारण आप विशाखापट्टनम से देख रहे थे, जहां पर आज भारतीय नौसेना को मजबूती देने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दो जो अद्वितीय मल्टी मिशन स्ट्रेंथ फ्रिगेट्स हैं, जिसमें उदयगिरी और हिमगिरी, इन दोनों की कमीशनिंग एक साथ हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका संबोधन हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त में बात कर लेते हैं आज के खास मुद्दे की, जिस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं अपने मेहमानों के साथ, और वो मुद्दा है बिहार में एसआईआर का मुद्दा। किस तरह से कई बड़े नेताओं के लिए, कई पार्टियों के लिए क्या सरदर्द बन गया है, क्या इसी पर खास चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ बड़ी बातें पहले देख लीजिए कि बिहार में मुद्दों की तलाश में निकले विपक्षी इंडी गठबंधन ने एसआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में महागठबंधन के लगभग सभी नेता अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा में प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी को उतारने की जरूरत क्यों पड़ गई? कांग्रेस पार्टी का मानना है कि मतदाताओं के अधिकार को लेकर सजग करने के लिए राहुल गांधी इस यात्रा का जबरदस्त इंपैक्ट डाल रहे हैं लोगों के ऊपर। लेकिन यह बात अलग है कि वोट चोरी के राहुल गांधी के तमाम आरोपों को चुनाव आयोग खारिज कर दे रहा है। मीडिया में छपी ऐसी ही एक खबर को कांग्रेस पार्टी ने सनसनी डालने की कोशिश की। बंद पड़े घर के पते से 100 से ज्यादा नाम कैसे लिस्ट में शामिल कर दिया गया, यह मुद्दा उठाया तो चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया की इस खबर को भ्रामक बताया। बिहार के ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में एक ही मकान संख्या, एक ही खाता या टोला या मोहल्ला के अंतर्गत समान पते पर कई परिवार रहते हैं। राजस्व अभिलेखों में भूमि या मकान संख्या के अभाव के कारण कभी कभी तो एक ही पते पर सैकड़ों मतदाता दर्ज भी दिखाई देते हैं। यह स्थानीय सामाजिक भौगोलिक वास्तविकता है, न कि किसी प्रकार की गड़बड़ी। बिहार में 24 जून से लेकर 24 अगस्त 2025 तक विशेष गहन पुनरीक्षण में 7.89 करोड़ मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा किया गया और अब तक 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त भी हो चुके हैं और शेष मामलों में सत्यापन कार्य चल रहा है। लेकिन वोट अधिकार यात्रा में उसे वोट चोरी का नाम देकर राहुल गांधी आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? बड़ा सवाल यह भी है कि 1.6 लाख बीएलए राजनीतिक दलों से नियुक्त हैं, लेकिन अब तक एक भी मतदाता की शिकायत दर्ज नहीं करवा पाए हैं। तो जानकार मानते हैं कि महागठबंधन के अन्य दल इसे बेहतर समझ रहे हैं कि बिहार में इसको ही मुद्दा बनाना लग रहा है कि असंभव है। लेकिन राहुल गांधी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके वोट अधिकार यात्रा को कवरेज नहीं दी जा रही है। यह बात समझने की जरूरत है कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर लोगों में तो कोई बहस बनी ही नहीं है। कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो बिहार में हुए चुनाव सुधार को लेकर किसी को कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दर्शन से वोट अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी कहीं इस यात्रा के बहाने वोटर्स को बीजेपी का भय दिखाकर पोलराइज तो नहीं कर रहे हैं। इसका फायदा लोकसभा में राहुल गांधी उठा चुके हैं। तो ये तमाम यात्रा चल रही है, लेकिन राहुल गांधी की शिकायतें कम नहीं हो रही हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया बिहार की जनता को दिखा नहीं रही है और उनकी यात्रा को कवरेज नहीं मिल रहा। अंबानी की शादी बिक जाएगी,
देखिए आपने टीवी पे 10-15 करोड़ रुपए की गाड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है। मगर ये भूलिए मत, वोट नहीं चोरी होने देना है। सबसे शिकायतें हैं तो मीडिया से भी शिकायत है। लेकिन जन सुराज जो बिहार में नई पार्टी है, उसके नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि तेलंगाना के सीएम कहते हैं कि बिहारियों की डीएनए ही मजदूरी करना है। तेलंगाना में उनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अभी नया नया चीफ मिनिस्टर बने, 2-2.5 साल हुआ है। उससे पहले टीडीपी में था, उससे पहले आरएसएस में था, भाजपा में। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितने उनके राइवल केसीआर के एडवाइजर या ऑफिसर थे वो सब बिहार के बैकग्राउंड के थे। तो वो ये कह रहा था कि तेलंगाना की हालत इसलिए खराब है कि सब बिहारी चला रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन और कह दिया कि बिहारियों का तो डीएनए मजदूरी करना है, इस सबको ब्यूरोक्रेट बना के रखा है केसीआर ने। तो इस पूरे मामले पर रेवंत रेड्डी और चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनको भी देख लीजिए। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। बिहार दे दिल्ली दे पहिए आगे ते राज कर तो ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं नेताओं के द्वारा, और बिहार में जा भी रहे हैं, और राहुल गांधी उन लोगों को बिहार में ला भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट होगा, और अगर इम्पैक्ट होगा तो किस तरह का इम्पैक्ट होगा। लेकिन इन सबके बीच एसआईआर का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि सरदर्द बन गया है कई विपक्षी पार्टियों के लिए, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घबराए हुए हैं। चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या कहीं पर भी हो, ये घबराहट साफ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। घबराहट भी है, इसीलिए ये हमलावर भी हैं एसआईआर के मुद्दे पर। तो आज इसी मुद्दे पर खास बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहाँ पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले जरा विनोद जी के जरिए इस चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देता हूँ। विनोद जी, एसआईआर का मुद्दा ऐसे, ये कहावत है ना, जैसे कि बर्र के छत्ते में कुछ डाल देना तो पूरा एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं फैल जाता है मामला। जब से ये एसआईआर का मुद्दा आया है तब से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल फैलता ही जा रहा है, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो कहते थे हमारा बहुत बड़ा जनाधार है, वो बिल्कुल घबराए हुए हैं, और इसी वजह से हमलावर भी हैं। क्या लाल जी, आज आपके स्टोरी का जो पैकेज का स्लग है, सर जो है एसआईआर जो है वो किसका सरदर्द बना है। बिल्कुल। तो ये आप ये देखिए कि ये आज 10वां दिन है इस बिहार में ये वोट अधिकार यात्रा की। पहले दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा शुरू हुई थी तो अगले सीट पे फ्रंट पे दोनों ही थे। आज तेजस्वी यादव पीछे चले गए हैं, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार आ गए हैं जी। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा में कहाँ है। तो जाहिर सी बात है कि वोट अधिकार यात्रा में अगर अधिकार में आरजेडी और दूसरे महागठबंधन के पार्टी अपने लिए मुद्दे खोजेंगे तो उनको लगेगा कि ये इस वोट अधिकार यात्रा से उनकी पार्टी के कौन से मुद्दे हल होंगे भाई, कौन से मुद्दे लेके जाएंगे लोगों के पास, जिसमें अगर चुनाव आयोग का ये दावा है कि 98.2% बिहार के लोगों ने अपना दस्तावेज, अपना कागज सब जमा कर दिया है। ठीक है। तो आखिर ये कौन से लोग हैं जिसको ये बताएंगे कि यहाँ वोट चोरी हो रही है। तब आप अगर इस तरह के सोशल मीडिया पे कैंपेन करते हैं, सोशल मीडिया पे चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, एक घर के पते पे, अभी आपने देखा सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट आपने देखा, वो द वायर में और एक दो मीडिया में, सोशल मीडिया पे इसको चलाया गया कि बिहार में किस तरह के फर्जी ये सारे सघन पुनरीक्षण हो रहे हैं कि एक ही घर के पते पे 100-100, 150-150 लोगों के नाम हैं। अब उनको ये क्या बताए कि बिहार में जो राजस्व की अपनी प्रक्रिया है सालों से, आज की नहीं है, मुझे लगता है आज़ादी से पहले की होगी,
कि जमीन की पैमाश एक खाता नंबर से है, उसी खाता नंबर पर सैकड़ों परिवार के घर होते हैं और सबका नंबर उसी खाता नंबर से होता है। तो अगर उसमें घर का नंबर नहीं दिया है तो उस पुनरीक्षण में जो बीएलओ है वो भाई कौन सा नंबर डालेंगे? जाहिर सी बात है वो नंबर वही डालेंगे, तो सबके घर का नंबर होगा। तो आप एक सीधे सीधे फेक नैरेटिव बनाते हैं और अगले ही दिन चुनाव आयोग उसको ध्वस्त कर देता है। तो इन सब सारी चीजों को वहां जो और पॉलिटिकल पार्टी है, आरजेडी सहित दूसरी पार्टियां हैं, उनको ये बात तो जरूर लगा होगा कि भाई बिहार के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उठाने के बजाय अगर 10 दिन से हम यही ढोल पीट रहे हैं वोट चोरी, तो इसको कौन मानेगा? और अगले दिन जब ये यात्रा खत्म होगी तो लोगों के सामने में आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? बिल्कुल, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी जरा बताइए, कहा जाता है ना, जो विनोद जी ने कहा कि कांग्रेस अगर डाल तो चुनाव आयोग पात, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी जी तो यात्रा निकाल ही रहे थे। बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने के लिए बना है कहने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई जी? चरणजीत सिंह चन्नी जिन्होंने बिहारियों के खिलाफ बयान दे दिया था, उनको लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है बिहार में? संदीप जी बताइए। अब देखिए सर, अगर इस तरीके की बात करेंगे तो मोदी जी ने तो पूरे नीतीश पार्टी के लोगों का डीएनए चेक करा दिया था, तो पूरे बिहार के लोगों ने अपना डीएनए भेजा भी था। डीएनए की अगर आप बात करेंगे, मुद्दा ये नहीं है सर। अभी एसआईआर पर जिस तरीके की बात आ रही है, अभी खबर आई कि 2 पाकिस्तानी महिलाएं ऐसी हैं जो वोटर लिस्ट में हैं, एसआईआर होने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद थी। तो मतलब ये है कि कमियां तो है ना सर। अगर कि उस कमियों को उजागर कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई हम आपकी जो है सुधार प्रक्रिया में आपको आगाह करके और बता रहे हैं, उसके बदले आप तरह तरह के ब्लेम और किस तरीके की नौटंकी चल रही है। आज सर एबीपी न्यूज, अमर उजाला सहित कई न्यूज प्लेटफॉर्मों पर 5 तरीके के सवाल बताए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जनता से सवाल पूछे और पूरी वेबसाइट खंगाल डाला। बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके केंद्रीय चुनाव आयोग की उस एक भी प्रश्न नहीं आई है, लेकिन मीडिया में और सोशल मीडिया पे चढ़ने लगी। ये जो नौटंकी भाजपा चुट्टे लोग करते हैं सर, ये चोर लोग सर, जैसे चोर को जो पकड़ाता है 3rd डिग्री दी जाती है ना सर, तो पहले ईमानदार का नाम लेगा वो, जो गांव का सबसे ईमानदार होगा पहले कहेगा कि इसकी मिली भगत थी, फिर उसको आउट ठोका बजाया जाएगा तो फिर उससे जो कम ईमानदार होगा उसका नाम लेगा। तो ये जो चोर लोग हैं इसी तरीके से आज गुमराह कर रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ी गई है, पकड़े जाने के बाद ये घुमा रहे हैं यहाँ से वहां, ये वो फलाना धमाका। अरे भाई 4 लाख लोग आप मान रहे हो कि 4 लाख वेबसाइट में जो रोज बुलेटिन जारी कर रहा है चुनाव आयोग, उसमें 4 लाख लोग नए आए। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर उसमें दिक्कत नहीं थी तो 4 लाख लोग कैसे आए? और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म सर जमीन पर जो मृत लोग जिनको चुनाव आयोग ने बता दिया है उनको जिंदा बता दे। संदीप मैं आशा करता हूं कि संदीप जी ऐसी ही गड़बड़ियों को सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 गड़बड़ियां ले आइए। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि आपके और आरजेडी के करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा बीएलए हैं, वो कुछ गड़बड़ी नहीं ला रहे हैं। ऐसी गड़बड़ियां लाइए तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप वीडियो बनवाते हैं, बाद में 2 घंटे के बाद उसका ठीक काउंटर वीडियो बन जाता है, और जिनसे वीडियो बनवाते हैं, शिकायत लगवाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा नाम है, हम खुश हैं। हमने क्या कहा जी? हमने यही कहा कि ये जो भाजपा नौटंकी कर रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र यादव जी ने लोगों को ले जाकर खड़ा किया, अगर ऐसा कुछ है तो ये कोर्ट कंडेम कराए ना, योगेंद्र यादव जी जेल जाएंगे। लेकिन ये जो नौटंकी है, वीडियो खेल रहे हैं, फर्जी खबरें चलाकर, ये घबरांडू भाई, ये तो आपके ऊपर आरोप है कि आप राहुल गांधी जी की यात्रा में वीडियो बनवा लेते हैं, शिकायत वाला वीडियो, बाद में वो फर्जी निकल जाता है। ठीक है, धनंजय गिरी जी का जवाब। धनंजय जी बताइए। धनंजय जी, एसआईआर के मुद्दे पर अगर ये गड़बड़ियों को सामने ला रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई? गड़बड़ियां अगर हैं, जाहिर सी बात है कि गड़बड़ियां हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए, और अगर ये सामने ला रहे हैं तो दिक्कत क्या है, बताइए। लालचंद जी, मैंने बहुत ध्यान से आपकी बात सुनी, कांग्रेस प्रवक्ता की भी बात सुनी,
और मैं उनको अनइंटरप्टेड कहा। उन्होंने बहुत से मर्यादित बातें कही, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत सी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया। एक शब्द बता दीजिए जो गलत शब्द हो, पहले यही बता दीजिए। आप लोगों का तरीका हो गया धनंजय भाई कि पहले किसी पे आक्षेप लगा दो, चोर और चोट्टा इनके संसदीय शब्द है। चोर और चोट्टा जैसे शब्दों का चोरी करोगे तो क्या कहा जाएगा? चोट्टा नहीं कहा जाएगा, अमर्यादित तो था। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सामान्य बात, बिहार कोई अगर आप ये मान लीजिए आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलिए धनंजय जी को। बोलिए आप। धनंजय जी ने पूरा आपको सुना, आप धनंजय जी को सुनिए। धनंजय जी हम भी सुनेंगे सर, लेकिन प्रश्न हमारी इनकी कोई लड़ाई थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, आप मुद्दे पर बोल रहे हैं। बोलिए धनंजय जी, बोलिए। लालचंद जी, जैसे ही वोट चोर कहा जाता है, देश के जहन में पंडित नेहरू नजर आते हैं। जहां 12 वोट सरदार पटेल को मिले थे, एक सीतावी पट्टारामैया को मिला था और 2 वोट इनवैलिड हुए थे। तो लोगों को लगता है कि वोट की चोरी शुरू कहां से हुई थी। उसके बाद जब कहा जाता है चुनाव में धांधली, तो देश के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर याद आते हैं, जिनका 78,000 वोट को इनवैलिड करके 14,000 वोट से चुनाव हराया गया था। उसके बाद होता है कि चुनाव में धांधली, तो लोगों को इंदिरा गांधी नजर आती है, जिनको सजा हुई थी चुनाव धांधली के आरोप में। उसके बाद चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगता है तो लोग राजीव गांधी याद आते हैं, जिनके 92 बूथ कैंसिल हुए थे, 72 लोगों पर हुआ था और 29 लोग पर नामजद FIR हुआ था। एक आदमी के पेट में गोली भी लगी थी, आजकल हमारी ही पार्टी में। तो ये जो कांग्रेस की जो पूरी करप्शन की पूरी कुंडली जब खुलती है, राहुल गांधी जब बेचारे घूमते हैं और उनकी निराशा, उनकी हताशा और उनके प्रवक्ताओं की हताशा निराशा आप देख रहे हैं। SIR में जो घूमने जाते हैं, एक रंजू देवी को लेकर के आते हैं। धनंजय जी, रंजू देवी धनंजय जी, अब तो ये लोग रेवंत रेड्डी और चरणजीत चन्नी को भी लेकर घूम रहे हैं जी। अब अभी आ रहा हूं उस पे। अभी उस पर रंजू देवी जब आती हैं, रंजू देवी को लेकर के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, उनका 3 बार कांग्रेस के सारे नेता नीचे से ऊपर जमीन से आसमान एक कर देते हैं। दूसरे दिन कहती है कि मेरा नाम तो है, मुझे झूठ बोला, फरेब किया। तो खैर झूठा कौन है, फरेबी कौन है, वो रंजू देवी के बाद शब्दों में सुन लीजिए। उसके बाद चन्नी को लेकर आते हैं, जो जिनके चवन्नी भर की बिहार में उनकी नहीं है पूछ, उनको लेकर के आते हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है बिहारियों के लिए। उसके बाद बिहारियों का DNA बताने वाले को भी लेकर के आते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को। तो राहुल गांधी की ये जमीनी जो यात्रा होती है, इसके परिणाम हवाई निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि उसका परिणाम इसी कारण से उस तरह से निकलता है कि कांग्रेस के काले इतिहास, काले अध्याय और वर्तमान भी जितने काले हैं। अब देखिए, हम FIR की बात करें कि गड़बड़ी है। 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के 1,60,813 लोग और 16 लाख नाम कटे हैं। यानी कि 10 नाम एक आदमी को चेक करना है। अगर सुबह शाम भी जाकर चेक करेगा तो 5 दिन में काम खत्म है। 2,63,275 नए मतदाता जुड़े हैं। 84,305 इंडिविजुअल ने दावा किया। कितनी शिकायत? ठीक है, तो दूसरे बड़ी बात समझ, आपको पूछ रहे हैं कि आपके BLA कितने लेकर आए? आपने कितनी शिकायत की? मतलब आप मान रहे हैं बिहार में सब सही है? लालचंद जी, बिहार में कांग्रेस को वोट कौन देगा? कौन देगा वोट? न पिछड़ा देगा, न दलित देगा, न कोई देगा। और लालू की ललटेन को भाई साहब या तो कर लें दीजिए, आप ही कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा। दोनों, मैं आप दोनों के पास आता हूँ, लौटता हूँ, आप दोनों के पास लौटता हूँ, बने रहिएगा। क्यों हो गए भाई कांग्रेस के लोग? आप दोनों बने रहिएगा। इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है? एक मुद्दे की बात करिए, आप ये बताइए कि चोरी हुई कि नहीं? 91 नंबर हारने जा रहे हैं, आपके 53,000 आ रहे हैं। एक कंप्लेंट तक क्यों नहीं कर पाए? हजारों लोग सारे मीडिया चैनल्स पे हैं, उनके मृत्यु अभी उनके नाम से चुनाव हारने का चाय पी रहे हैं। आप क्यों चाय नहीं पिला रहे उन बेचारों को बुलाकर? आप उनकी आवाज क्यों नहीं बन रहे उन मृतकों के, जिनको मार दिया गया जिंदा? रुकिएगा, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए जरा। विनोद जी को मुझे सामने लाने दीजिए। विनोद जी को लेकर आइए। विनोद जी को 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट अब रुक जाइए। मैं आप ही के लिए सवाल दे रहा हूं। विनोद जी उनके सवालों का भी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मीडिया में राहुल गांधी की यात्रा को कम कवरेज मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। देखिए, ये शिकायत राहुल गांधी की ये अभी ये वोट अधिकार यात्रा में ही नहीं है। अब इससे पहले जो आपने पिछले साल देखा था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसमें मोहब्बत की दुकान लेके आए थे, उसमें उन्होंने यही शिकायत मीडिया से की थी कि मीडिया उनको प्रॉपर कवरेज नहीं दे रहा। अब आप ये सवाल उठाइए कि जिस बिहार में आपके इस वोट अधिकार यात्रा की चर्चा नहीं है, वहां आपको मीडिया कवरेज देके वो क्या बताना चाहेगा?
चर्चा जिसकी लोगों में है या लोग जिस चीज को जानकारी चाहते हैं मीडिया उसका कवरेज दिखाता है। आप रोज रोज एक सिगुफा लेके आते हैं और 1 घंटे के अंदर में चुनाव आयोग इसको फुस कर देता है, उससे लोगों को क्या जानकारी मिलने वाली है? मीडिया उसको क्या दिखाए? आप मीडिया पे जब भी आप ब्लेम लगाते हैं खुद अपने पांव पे आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है आपको मैं अनुरोध करता हूं कि वे निशान समारोह के लिए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य अतिथियों से भी अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दी में उपस्थित सभी अधिकारी गणों से अनुरोध है कि जब बैंड राष्ट्रगान बजाए तो वे निशान गार्ड के साथ समय का मिलान करते हुए सैल्यूट करें। All guests are requested to rise for colors ceremony. All officers in uniform are requested to salute in coordination with the guard. समुद्र की लहरें चाहे कितनी भी प्रचंड हों, भारतीय नौसेना का हौसला बहुत ऊंचा है। ये तो विशाल जहाज केवल लोहा और तकनीक ही नहीं, बल्कि भारत की समुद्र शक्ति, आत्मनिर्भरता, समर्पण और संकल्प का प्रतीक हैं। देवियों और सज्जनों, हम गर्व के साथ प्रस्तुत करते हैं अजय, अदम्य, अतुलनीय नवीनतम युद्धपोत उदयगिरी एवं हिमगिरी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। एडमिरल D.K. Tripathi, Chief of Naval Staff, very dynamic and well-performing Member of Parliament, Sri C.M. Ramesh, Vice Admiral Rajesh Pendharkar, Yafoshish in Sea, Eastern Naval Command, Admiral V.S. Shekhawat and Admiral Sunil Lamba, former Chiefs of the Naval Staff, Vice Admiral R. Swaminathan, Controller of Warship Production and Acquisition, Commodore P.R. Hari, retired CMD, Gordon Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Captain Jagmohan, retired CMD, Mazgaon Dock Shipbuilders Limited, Captain Vikas Sood, Commanding Officer, Designate INS Udayagiri, Captain Robin Chakrabarti, Commanding Officer, Designate INS Himagiri, डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन नेवी के सारे ऑफिशियल्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग के इस हिस्टोरिक मोमेंट पर आप सबके बीच उपस्थित होना मुझे बेहद अच्छा लगा है। मैं राष्ट्र की तरफ से इंडियन नेवी के मेन एंड वीमेन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो पूरे डेडिकेशन के साथ
राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इंडियन नेवी के ऑफिसर्स तथा सोल्जर्स को, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है। साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी मैं मानता हूं कि यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर और विशेष बधाई देता हूं। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के शामिल होने से हमारी नेवी की स्ट्रेंथ, उसकी रीच और उसकी रेजिलियंस में भारी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों वारशिप्स राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। साथियों, आज इस हिस्टोरिक मोमेंट पर मुझे फिर सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम आने का अवसर प्राप्त हुआ है। विशाखापट्टनम से मेरा हमेशा एक खास जुड़ाव रहा है। मेरा यहाँ कई बार आना हुआ है और हर बार लगता है यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक इमोशन है। रेनबो की तरह इस शहर ने न जाने कितने इमोशंस को खुद के अंदर समेटा हुआ है। हमारी नेवी की स्ट्रेंथ हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या कल्चरल आइडेंटिटी, विशाखापट्टनम की एक अलग ही वाइब्रेंसी है। देवियों और सज्जनों, अभी कुछ ही माह पहले योग दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आगमन यहाँ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए यदि किसी शहर को इस देश में चुनाया तो विशाखापट्टनम को ही उन्होंने चुना था। जब भी व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा और नया करना चाहता है तो ऐसे ही स्ट्रेटेजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत स्थानों का ही चुनाव करता है। उसी तरह आज हम यहाँ सैन्य क्षेत्र में भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। आज विशाखापट्टनम में INS उदयगिरी, INS हिमगिरी की जो यात्रा शुरू हो रही है वो भारत के गौरव की यात्रा है, कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यह कमीशनिंग सबके लिए गौरव का विषय है। साथियों, यदि मैं INS उदयगिरी और INS हिमगिरी की बात करूं तो इन वारशिप्स के नाम भी अपने आप में इंस्पिरेशन हैं। उदयगिरी जो सूर्योदय का प्रतीक है, हमें यह याद दिलाता है कि हर नई सुबह नई ऊर्जा, नई चुनौतियों और नए अवसर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ हिमगिरी नाम जो हिमालय की अडिग और अचल शक्ति का प्रतीक है, यह बताता है कि समुद्र की लहरों पर भी भारतीय नौसेना हिमालय की तरह ही अडिग है। देवियों व सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि GRSC द्वारा निर्मित हिमगिरी और MDL द्वारा निर्मित उदयगिरी, ये दोनों अत्याधुनिक वारशिप्स हैं जिन्हें पूरी तरह भारत में ही निर्मित किया गया है। इन वारशिप्स के हथियार और सेंसर पैकेज इन्हें सागर का अजेय प्रहरी बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि इन वारशिप्स में कई एडवांस कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं। ये दोनों वारशिप लंबी दूरी तक मार करने वाली और सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर, कम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे अत्याधुनिक और बेहद जरूरी सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों वारशिप्स समुद्र में चलने वाले बेहद जटिल और जोखिम भरे अभियानों में एक गेम चेंजर साबित होंगी ही। साथियों, ये वारशिप्स हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तो मजबूत करेंगी ही, साथ ही हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के मिशंस को भी स्वाभाविक रूप से ताकत देंगी। मैं समझता हूं कि इंडियन नेवी में इनकी कमीशनिंग हमारे नेबरहुड फर्स्ट और महासागर यानी म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक
एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की हमारी पॉलिसी को भी मजबूत करने वाला कदम भी है। साथियों, आज जब INS उदयगिरी और INS हिमगिरी हमारे बेड़े में शामिल हुए हैं तो मुझे एक कथन याद आ रहा है कि ओल्ड वारशिप्स नेवर डाई, दे आर रिसरेक्टेड इन एनदर अवतार। आप में से कई लोगों को यह पता होगा कि 1974 और 1976 में हिमगिरी और INS उदयगिरी को हमारी नेवी में कमीशन किया गया था। आज जब हम मॉडर्न डे INS हिमगिरी और INS उदयगिरी की कमीशनिंग पर उपस्थित हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, यह सिर्फ भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार है। साथियों, इन दोनों युद्धपोतों की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी के रूप में और भी मजबूती मिली है और अब हम न केवल अपने कोस्टल एरियाज बल्कि इंडियन ओशन के दूर दराज के हिस्सों में भी, चाहे वह पायरेसी से मुकाबला हो, स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग के विरुद्ध कोई लड़ाई हो, समुद्री आतंकवाद पर अंकुश लगाना हो या फिर प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को राहत पहुंचानी हो, इन एडवांस स्टील्थ फीचर और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज वाली हमारी यह वारशिप के साथ हर स्थिति में तेज और निर्णायक कार्रवाई ये कर सकेंगी। साथियों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी पहचान केवल जमीन से नहीं बल्कि समुद्र से भी जुड़ी है। हमारे पास 11,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी समुद्र तट है। 3 दिशाओं से समुद्र से हम घिरे हुए हैं। हमारा फ्यूचर, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी सिक्योरिटी, सारी चीज़ें हमारे समुद्र से बेहद गहराई से जुड़ी हुई हैं। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से ही समुद्र ही हमारे लिए कनेक्टिविटी, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक सबसे बड़ा माध्यम रहा है। समुद्री जलमार्ग हमें दुनिया से जोड़ते रहे हैं और यही हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सबसे बड़े फैक्टर्स में एक हैं। आज के दौर में इन समुद्री रास्तों को सिक्योर और स्टेबल रखने का दायित्व भारतीय नौसेना ने अपने कंधों पर उठा रखा है। हमारी नौसेना भारत की समुद्री शक्ति का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल हमारे कोस्टल एरियाज की रक्षा करती है बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि इंडियन ओशन रीजन में भी पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। आप सब तो इस बात का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखते ही हैं, जो लोग अधिकांश मौजूद हैं यहाँ पर, कि भारत वैसे भी इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करता है। हमारे किसी भी पड़ोसी को जब भी कोई समस्या आती है, हम सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। और आप सबने देखा होगा, अभी 2 महीने पहले की बात है, कोची से लगभग 140 नॉटिकल माइल दूर किसी शिप में डिस्ट्रेस की खबर मिली थी। इस खबर के बाद हमारी नेवी तुरंत हरकत में आई और 8 चाइनीज नेशनल्स सहित 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यह एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में भारत की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। साथियों, आज ये दोनों वारशिप्स की कमीशनिंग के अवसर पर मैं एक और बात आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। कुछ समय पहले हमने एक और कमीशनिंग देखी थी, INS तमाल की। वह एक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रूस में बनाया गया और हाल ही में कुछ समय पहले उसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तमाल का इंडक्शन हमारे लिए गौरव का विषय है, लेकिन इससे भी बड़े गौरव का विषय यह है कि भारत के लिए फॉरेन मेड शिप का आखिरी ऑर्डर था। जब हम डिसाइड कर चुके हैं कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे।
देवियों और सज्जनों, यह आत्मनिर्भरता का हमारा पक्का संकल्प है। यह डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस की ओर हमारा ये बहुत ही डिसाइसिव स्टेप है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी उसी संकल्प का प्रमाण है, मैं यह मानता हूं। आप सबको जानकर यह बेहद खुशी होगी कि इंडियन नेवी ने इन वारशिप्स की कमीशनिंग के साथ ही सेंचुरी पूरी कर ली है। देवियों और सज्जनों, उदयगिरी भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह 100वां यह शिप है। साथ ही मुझे यह जानकर भी बड़ी खुशी हुई है कि इन वारशिप्स के निर्माण में 75% से भी अधिक कंपोनेंट के सोर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और हमारी एमएसएमईज हैं, इसके बनाने वाले। साथियों, नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो को 100 शिप्स बनाने में लगभग 50 साल लगे, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले 25 सालों में यानी 2050 तक आपकी डबल सेंचुरी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। और मैं नेवी को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं। आज आपने स्वदेशी F-35 वारशिप लॉन्च कर दिया है। दुनिया में एक देश के पास हवा में उड़ने वाला F-35 है। आपने समुद्र पर दौड़ने वाला F-35 बनाकर दिया है, वह भी मेड इन इंडिया है। आप सबको मेरी तरफ से बधाई। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इन 2 वारशिप्स की एक साथ कमीशनिंग एक ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट का प्रतीक है, और यह कमिटमेंट है, यह एक ट्रस्ट है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी उसी ट्रस्ट की ग्राउंड रियलिटी है। इन दोनों वारशिप्स एक सिंबल भी हैं। अब हम उन ऊंचाइयों को भी टच करेंगे जो हमने पहले कभी हासिल नहीं की थी। मुझे पूरा विश्वास है इंडियन नेवी और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री दोनों मिलकर इस हमारे सपने को, इस ड्रीम को पूरा करेंगे। साथियों, आज के जैसे अवसर सिर्फ हमारी ताकत का इवैल्यूएशन करने का अवसर नहीं होते हैं, बल्कि ये हमें सोचने का भी मौका देते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और आज का यह कार्यक्रम हमें अवसर देता है कि हम अपने तैयारियों का आकलन करें और देखें कि बाकी दुनिया में भी क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ऐसे मौके हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमें सिर्फ बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट यानी आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को लगातार अपडेट और अपग्रेड भी करते रहना चाहिए। आज के समय में यदि नेवी की भूमिका की बात की जाए तो यह और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हम भारत को वेस्टर्न रीजन यानी पश्चिमी क्षेत्र की, यदि भारत के पश्चिमी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो अरेबियन सी से लेकर मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न अफ्रीका सी बोर्ड के क्षेत्र में हमें अलग अलग प्रकार की नेवल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। यहाँ की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऐसी है कि यह सीधा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करने की भी क्षमता रखती है। हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब बहुत हद तक इस क्षेत्र की सुरक्षा पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए नेवी का रोल सिर्फ समुद्र में सुरक्षा संबंधी गश्त लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एक बड़ा पिलर है। देवियों और सज्जनों, और जब हम ईस्टर्न साइड की तरफ नजर डालते हैं तो वहां भी इसी तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस हम देखते हैं। इंडियन ओशन में जो पावर प्ले चल रहा है इस समय, इंडियन ओशन में जो पावर प्ले चल रहा है वो हमें बार बार अलर्ट करता है। यहाँ कई देशों के इंटरेस्ट टकराते हैं और इस वजह से हमें भी अपनी मैरीटाइम
प्रिपेयर्डनेस को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं है। भारत कभी भी एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म में विश्वास नहीं करता है। पूरा विश्व जानता है कि हमने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया है। पूरा विश्व भी इस बात को जानता है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यानी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से ही गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कभी पीछे हट जाएं। जब हमारी सुरक्षा पर हमला होता है तो हम उसका सही रिस्पांस देना भी जानते हैं। साथियों, पहलगाम के उस कायराना हमले को बीते अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। हमारे मासूम नागरिकों पर किया गया यह हमला हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन हमने बिना उत्तेजना के बहुत सोच समझकर एक इफेक्टिव और एक प्रिसाइज रेस्पॉन्स दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादी ठिकानों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया और उसको अंजाम भी दिया। और मैं कहना चाहता हूं, यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह फिलहाल स्थगित है, यह केवल एक पाज है। और मैं इस सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपनी तीनों सर्विसेज को, तीनों सेनाओं को, इनके प्रमुखों को, सारे सैनिकों को, अधिकारियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथियों, भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया है, यानी हम अपनी तरफ से कभी भी जंग नहीं छेड़ते हैं। यह भारत का इतिहास बतलाता है। लेकिन हमारी राष्ट्र की शांति और सुरक्षा के लिए कोई चुनौती खड़ा करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना जानते हैं और देते रहेंगे। देवियों और सज्जनों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम जरूरत पड़ने पर किस तरह से एक्ट कर सकते हैं। वारशिप्स की क्विक डिप्लॉयमेंट को लेकर इंडियन नेवी की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी उस ऑपरेशन के दौरान बहुत ही इफेक्टिव रही है। यदि नेवी को यदि अवसर मिल गया होता तब तो कुछ और भी संदेश चला गया होता। और इस बात की जानकारी उनको भी थी जिनको होनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, हमारे देश ने बार बार दिखाया है कि जब चुनौती आती है तो हम एकजुट होकर उसका सामना करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और यही नेशनल यूनिटी, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और डेडिकेशन हमारी असली ताकत है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट है। साथियों, आज हमारे आसपास की दुनिया बेहद तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी मैं यहाँ आप सबसे कुछ कहना चाहूँगा। यदि मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूँ तो आज के समय वारफेयर के ट्रायोड में इतनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं कि हर कॉन्फ्लिक्ट में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रेटजी, नए इक्विपमेंट देखने को मिल रहे हैं। युद्धों के इन लगातार बदलते स्वरूप से यह आवश्यक हो गया है कि हम भी न सिर्फ अपने आप को अपडेटेड रखें बल्कि उन दिशाओं में भी सोचें जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड और अनएक्सपेक्टेड हैं। आज के दौर में पुरानी सोच से अब काम नहीं चलने वाला है। हमें नए थ्रेट्स को भी एंटिसिपेट करना है और नए सॉल्यूशन भी बनाते रहना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी यही समझा है और डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी है। पहले जो हाई टेक इक्विपमेंट्स सिर्फ गिने चुने देशों के पास थे, अब हम खुद उसे डिजाइन और मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। आज हम एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी अचीवमेंट्स है, ऐसा मैं मानता हूं। आज हम
अपनी आत्मनिर्भरता के ध्वज के तले सिर्फ लैंड, सी और स्काई को ही नहीं बल्कि स्पेस, साइबर स्पेस, इकोनॉमिक स्पेस और सोशल स्पेस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता अब केवल एक स्लोगन नहीं है, यह एक ग्राउंड रियलिटी बन रही है और इससे हमारे साइंटिस्ट, हमारे सभी सेनाओं के अफसर और उसमें और हर व्यक्ति की मेहनत है जो दिन रात इसमें लगन के साथ काम कर रहे हैं। इसी कारण आज हम यह भी देख रहे हैं, कुछ साल पहले जो नाम को मुमकिन लगता था अब वह मुमकिन हो गया है। मैं आज इस अवसर पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को विशेष बधाई देता हूं। जिस जज्बे के साथ, जिस मेहनत और लगन के साथ आप लोगों ने आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को तैयार किया है, वह अपने आप में इनक्रेडिबल है। इसके अलावा जिस तरह से आपने इंडिजिनस डिजाइन को मैन्युफैक्चर करके यह स्टेट ऑफ द आर्ट वारशिप तैयार किया है, वह काबिले तारीफ है। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आपकी टीम ने सिर्फ एक जहाज नहीं बनाया है बल्कि इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस की एक आपने मिसाल कायम की है। हमें इस बात पर गर्व है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जैसे संगठन हमारे देश में हैं जो अपनी एक्सपर्टीज और डेडिकेशन से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टक्कर दे रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से और भी प्रोजेक्ट्स हाथ में लें और आगे बढ़ें और देश के मैरीटाइम स्ट्रेंथ देने में और भी बड़ी भूमिका निभाएं। देवी और सज्जनों, मैं आप सबको मिलकर आप सबको, खासकर आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के सभी क्रू मेंबर्स, इसके मैकेनिस्ट और नेवी के ऑफिसर्स, हमारे साइंटिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, प्लानर्स, सबने मिलकर टीम वर्क और कमिटमेंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया है। यह सब आसान नहीं होता है जिसे आपने कर दिखाया है। देखने में तो ये सिर्फ वारशिप्स हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों, बल्कि मैं कहूं कि लाखों कंपोनेंट्स लगे हैं और उनके पीछे हजारों की संख्या में वर्कर्स की मेहनत लगी है। उनमें से तो ज़्यादातर लोग यहाँ मौजूद भी नहीं हैं, लेकिन इससे उनका महत्व कम नहीं हो जाता है। मैं देश की तरफ से, सरकार की तरफ से इन वारशिप्स को इस रूप में लाने तक अपना योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम यहीं नहीं रुकेंगे। हम लगातार खुद को अपग्रेड करेंगे और अपनी सेना को बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट देंगे और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा कमिटेड रहेंगे। देवी और सज्जनों, जब ये दोनों वारशिप अपने मिशंस पर निकलेंगी तो मेरी शुभकामना है कि वे ऑनर और प्राइड के साथ इंडियन नेवी को सर्व करें। समुद्र की लहरों के बीच इनके ऊपर हमारा तिरंगा गर्व से लहराए। अंत में एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप विशाखापत्तनम से देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे। 2 अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग की गई है। इसी मौके पर वो अपना संबोधन दे रहे थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।